नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता है। तो देखिए, पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा भी टॉपिक चल रहा है, जिसमें काफ़ी बोलना चाहिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। इसलिए वीडियोस थोड़े ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा हमारे पास वीडियोस होंगे उतना ज़्यादा हमारा लर्निंग होगा, और जितना ज़्यादा हमारा लर्निंग होगा उतना ज़्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे एग्जाम में हमें अच्छे नंबर लाने के और हमारे जॉब को कन्फर्म करने के लिए। तो ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कंप्यूटर का चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से ध्यान यहाँ पर ले आओ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, नैनो पदार्थ, समाकालित परिपथ चिप्स, अति संचालक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। वर्ष 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटर में प्रयुक्त होने लगा। समकालित परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट से ही अधिक आधुनिक कंप्यूटर्स का लघु रूपांतरण मिनी ऑथराइजेशन संभव हो पाया। मैंने शायद गलत बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये अरे कहाँ से थैंक यू सो मच आ गया यार। समकालित परिपथ, ये इसका आंसर है बी। ठीक है, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो हमको तो पहले ही पता है, JS किल्बी हमने पहले देखा था, तो इसको अपन नो नहीं करते। चलो थोड़ा देख लेते हैं। सिलिकॉन की परत चढ़ी हुई इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप के विकास का श्रेय JS किल्बी को जाता है। ठीक है, जिन्होंने वर्ष 1998 में IC का निर्माण किया। इन्हें वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओह माय गॉड। ठीक है, तो हमारा आंसर है JS किल्बी। चलिए आगे देखते हैं। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है। वापिस से बात है, चालक, एम्पलीफायर या विद्युत रोधी। देखते हैं इसका अर्धचालक तो है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक सेमी कंडक्टर है। अर्धचालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। सिलिकॉन की खोज स्वीडिश रसायन शास्त्र जोस जैकब बर्जेलियस, ठीक है, जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है अर्धचालक। ठीक है, आगे देखते हैं। IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। एप्पल प्रथम, VEC 780, IBM 1620, IBM सिस्टम 360। आगे देखते हैं। IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम 360 था। ठीक है, यह एक मैनफ्रॉम कंप्यूटर था जिसे वर्ष 1960 में जारी मतलब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है IBM सिस्टम 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है अहमदाबाद में, देहरादून में, श्री हरिकोटा में या उपरोक्त में से कहीं नहीं? चलिए देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, एक मिनट, देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 अक्टूबर खालिस्तान को लागू हुआ, डैश को लागू हुआ 2009, 2016, 2001, 2005।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ। एक साल बाद जस्ट प्रभावी हुआ था, तो इसका आंसर है 2009। आगे देखते हैं, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, क्या कहलाती है? इनपुट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सूचना के नियंत्रण इंफॉर्मेशन कंट्रोल के अंतर्गत संचालन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा स्वीकार करने के साथ साथ डेटा प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को संचित करती है। तो इसका आंसर है मिस्टर कंप्यूटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे टाइपराइटर थोड़ा ABCD का थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा सा गलत कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकती है कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। आपको तो आंसर पता है, बट एक्सप्लेनेशन जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा की प्राप्ति, सूचना संग्रह इंफॉर्मेशन, सूचना परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन तथा डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए नेटवर्क कनेक्टिंग हार्डवेयर के लिए से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? कनेक्टिविटी हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए नाटकीय ढंग से उतनी ही रही है, अर्थव्यवस्था के साथ समानुपात में बदली है, ठीक है, बढ़ रही है, कम ज़्यादा हुई है या घट गई है। इसका देखते हैं। कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से घटती गई है। तो हमारा आंसर कहाँ है? ये कम ज़्यादा घट गई है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बुनियादी कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम्स और एप्लीकेशंस, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र प्रोसेसिंग साइकिल में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनमें इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस कर आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो हमारा आंसर है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला क्वेश्चन, पद PCXT का आशय है, ठीक है। देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। चलिए एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। IBM, ठीक है, IBM द्वारा मार्च 1983 में IBM PCXT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया। PCXT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हमारा आंसर है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया में के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस है दूरस्थ वास्तविकता, आभासिक वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता, ये भी है। चलिए देखते हैं। आभासी वास्तविकता, जिसे वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं, वह तकनीक है जो एक कृत्रिम दुनिया, ठीक है, दुनिया
के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और इसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। ठीक है, तो कौन सा ये कौन सा है? आभासी वास्तविकता, ये इसका आंसर है। ब्लू पैसिफिक क्या है? कंप्यूटर, मोबाइल हैंडसेट, इंटरनेट, विजन, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। ब्लू पैसिफिक IBM के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो वर्ष 1998 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? कंप्यूटर है जो IBM के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है IC प्रौद्योगिकी, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। देखते हैं क्या है इसका। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नई प्रौद्योगिकी पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है PPS। ठीक है, ये है, तो ये है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका आंसर। आगे देखते हैं। भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन है? राजीव गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी को माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है राजीव गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति है। पश्चिम बंगाल सरकार की, तमिलनाडु सरकार की, हरियाणा सरकार की या आंध्र प्रदेश सरकार की। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आधिकारिक उपयोग रणनीति आंध्र प्रदेश सरकार की है, जो श्री चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, याद रखना इस नाम को, चंद्रबाबू नायडू के मुख्य मंत्रित्व काल 1999 से लेकर 2004 की बात हो रही है, ठीक है, में प्रारंभ की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार की। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। ये हिंदी वाला ऐसा इंग्लिश लिखा रहता है ना, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर उपकरणों डिवाइस का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। तो कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है मेगाहर्ट्ज, संप्रति प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड, नैनोसेकंड। इसका आंसर ढूंढते हैं। डेटा के प्रेषण की गति बिट प्रति सेकंड BPS में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बिट प्रति सेकंड BPS। सी इसका आंसर है। बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, का प्रयोग कब हुआ था? 1967, 1971, 1974, 1978, 1981। बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का प्रयोग 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन में के बारक्लेज बैंक में हुआ था। विश्व के पहले ATM के आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरोन थे। ठीक है, तो ATM का आविष्कार कब हुआ था, ऑटोमेटिक कब यूज़ हुआ था? तो 1967। ओके, गणना यंत्र अबैकस का आविष्कार किसने किया? चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने।
गणना यंत्र कैलकुलेशन मशीन अबैकस का आविष्कार चीन, ये यहाँ पर चीन छुप गया, ये चीन के द्वारा हुआ। तो किसके द्वारा हुआ? चीन के द्वारा हुआ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? याद रखना इसको, ठीक है। स्टीव पॉल जॉब्स, N.R. नारायण मूर्ति, थॉमस जॉन वॉटसन जूनियर, अजीम प्रेमजी और बिल गेट्स। वर्ष 1999 में लिखी गई पुस्तक बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक संयुक्त रूप से बिल गेट्स को और कॉलिंस हेनिंगवे, ठीक है, कॉलिंस हिंगवा, इसे में तो हिंगवा पढ़ाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमारा आंसर है बिल गेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो अभी भी आई थिंक मेरे को लगता है कि हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मैं अपने घर पे यूज़ करता हूँ कीबोर्ड जो है वो है बिना तार वाला, और माउस तो बिना तार वाला यूज़ करते हैं, मतलब उसी में मज़ा है, वो उसमें वायर वाले में कंजट हो जाने होता है, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो 2001, 2003, 2002 या 2004, आगे देखते हैं। बिना तार वाले माउस कीबोर्ड का विकास 2003 में हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर है 2003। अगला देखते हैं। SMS का अर्थ है क्या होता है बताओ? स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट या स्पीड मेल सर्विस। भैया आपको तो पता ही है। SMS, बहुत SMS करते थे, वो ज़माना भी अलग था जो 2009 से लेकर 2000 आई थिंक 13 तक के आसपास या उससे पहले का SMS किया जाता था। उस समय SMS का भी कॉस्ट लगता था, है ना। 100 SMS पर डे ऐसा कुछ डलवाते थे, या 1000 SMS पूरा पैक डलवाते थे, कितना 30, 40, 50, 150 इतना रुपए में, और मैसेज किया जाता था। तो SMS उस टाइम का बात है, ठीक है। SMS का अर्थ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन में के संदेश मैसेज के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। अब तो व्हाट्सएप हो चुका है, तो इसका आंसर है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ठीक है, पीसी कचरा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा, ई कचरा। ढूंढते हैं इसका आंसर। ऐसा कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने के कारण इस्तेमाल में नहीं या ना हो या फेंक दिया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट कहलाता है। हमारा आंसर है ई कचरा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? चलिए पता करते हैं। फ्लिपकार्ट, एम जंक्शन, जबोंग या भारती एयरटेल। ढूंढते हैं। वर्ष 2001 में टाटा स्टील एवं सेल की संयुक्त उद्यम 50-50 द्वारा स्थापित ई कॉमर्स कंपनी एम जॉनसन भारत की सबसे बड़ी क्या है? ई कॉमर्स कंपनी। तो हमको आंसर मिल गया एम जॉनसन, ठीक है। इस कंपनी का सकल कारोबार दिसंबर 2015 तक 35,000। ये देखिए, हो सकता है ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है, डिपेंड करता है। 2015 के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। 2015 में कितना है? 3,50,000 करोड़ रुपए है। यह स्टील का ई व्यापार करते हैं। एम जंक्शन ने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया कि वह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पर स्वयं को अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी बताती है, न कि सबसे बड़ी। अतः निश्चित रूप से एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। चूँकि ऊपर लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न को विकल्प ए अर्थात फ्लिपकार्ट दिया गया है, अतः यह उत्तर परिवर्तनीय है। तो वही मैं बोला, करंट अफेयर का डिपेंड करता है। तो एम जंक्शन लिया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदि के प्रयोग लाए जाने वाले कंप्यूटर चाहते हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं देखते हैं। POS, डम्ब, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। POS पॉइंट ऑफ सेल समय और स्थान को दिखाता है जहां पर भुगतान किया जाता है। सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदि के प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर POS टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। क्या के नाम से जाने जाते हैं?
सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदि में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर पीओएस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो पीओएस, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको जैसे बता ही रहा था कि अपनी स्टोरी आपको शेयर कर ही रहा था, है ना। तो लास्ट में मैंने बताया था कि 12th में कैसे मैंने अच्छा स्कोर किया था, है ना, किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए, जैसे मैं कॉलेज पे गया, ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग की, इन भिलाई में आके मैंने इंजीनियरिंग किया, ठीक है, रुंगटा कॉलेज से। देन आई मतलब इतना अच्छा सीन चला, सारा चीज़ बढ़िया चल रहा था, बट फर्स्ट ईयर वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले थे। जो हिंदी मीडियम वाला होता है उसको थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता है, हमको बड़ा दिक्कत हुआ। अब इंग्लिश ठीक ठाक थी बट इतना भी अच्छा नहीं था। हम हिंदी इंग्लिश, अब हमको पता नहीं था कैसे आंसर राइटिंग करना है, कोई टीचर हमको उस तरीके लेवल पर समझाया भी नहीं था। तो मैं आपको पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर वॉज गुड, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर भाई धनिया हो गया पूरा, ठीक है। 75% मेरे लाइफ का मतलब लाइक दिस वॉज माई एवरेज परसेंट, एंड उस सेमेस्टर मेरा परसेंट जो था वो 66% था। 68 क्या लिख रहा हूँ भाई, 66% था। वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन ऑफ माई लाइफ। मैं इतना डिमोटिवेट था, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड। मतलब मेरा है ना पूरा मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो गया जब परसेंट मैं देखा। वर्स्ट पर्सन था, और साथ साथ में कॉलेज के टीचर भी असेसमेंट बहुत गंदा दिए थे, खुद के नंबर्स भी बहुत गंदे आए थे। अब समझने की वाली बात क्या थी, मुझे बड़ा बेकार लगा, क्योंकि देखो अगर आप 75% लाते हो ओवरऑल अपने पूरे करियर पे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाते हो। बट कॉलेज में मुझे ऐसा लगने लगा कि लोग, मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे थे इस तरीके से, अरे ये तो भाई ये भी लल्लू टाइप का ही होगा, इतना परसेंट ला रहा है। तो मैंने ठान लिया, एक चीज़ ठाना जो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप भी वो करिए, जिसके कारण मेरा परसेंट बढ़ा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 90% गया। अच्छा, मैंने पूरी इंजीनियरिंग जो निकाली विदाउट बैक निकाला था, विदाउट बैक, एक भी बैक नहीं लगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं आज भी कई सालों के बाद भी आज भी बैक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब भैया वही लोग जाने कैसे कर रहे हैं। कई सारे जूनियर्स हैं जो आज भी दे रहे हैं बैक का एग्ज़ाम। बैक लगाना भी एक माइंडसेट है। तो मैं आपको चलो पॉइंट में क्या बताना चाह रहा था कि जब मेरे 60% आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने एक चीज़ प्लान किया नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कि जो भी मैं पढ़ूंगा कॉलेज पे वो मैं घर में आके पढ़ूंगा एक बार। ये मैंने डिसाइड कर लिया कंफर्म, भाई ये तो मैं करूँगा। मतलब कितना टाइम लगता है, कितना ही टाइम लगता है करने पे। तो मैं घर आता था, ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगता था मेरे को पूरा रिवाइज़ करने में। वैसे तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं थे, बट कॉलेज से आने के बाद थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड सारा चीज़ देखने में ज़्यादा 30 मिनट्स लगते थे मेरे को। यू वॉन्ट बिलीव, सारा कॉलेज में अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी थे जो काफ़ी डेंजरस सब्जेक्ट थे, तो कॉलेज में हमको बताते थे, घर में आके मैं प्रैक्टिस कर लेता था। यू वॉन्ट बिलीव यार, यू वॉन्ट बिलीव। मतलब मैं घर में आके जैसे प्रैक्टिस करता था ना, ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पर चले जाता था, जो सीटी होता था हमारा उसमें अच्छा स्कोर होने लगा, ठीक है। और सेमेस्टर के लास्ट में मेरा जो परसेंट बना, मैंने बाउंस बैक किया और डायरेक्ट 66 से 78% में मैं कूद गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब रेस्पेक्ट सारा चीज़ बढ़ गया, सारा चीज़ हो गया। इंजीनियरिंग में इतना परसेंट लाना ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब मैं इतना खुश था, मैं बता नहीं सकता। तो पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, 66 से डायरेक्ट अगर 78 में कूदा तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा रीज़न था हर दिन स्टडी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अभी आई डोंट नो, हो सकता है कि आप, है ना, मतलब एक दिन आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ के परसों नहीं पढ़ के शायद उसके बाद चौथे दिन पढ़ रहे हैं, इट्स अप टू यू। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ाई करना है ना, हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट भी टच कर लो। कंसिस्टेंसी में जो पावर है ना वो किसी चीज़ पे नहीं है। जैसे बोलते नहीं है, बूंद बूंद अगर पत्थर पे गिरे तो उस पत्थर पे भी छेद कर सकता है। वो कंसिस्टेंसी ही है जो आपको जॉब लगा के देगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट होकर क्लासेस लेंगे तो भैया कैसे आपका नंबर पार नहीं होगा। हर सब्जेक्ट को, एवरी सब्जेक्ट, मेरे हिसाब से तो हर सब्जेक्ट को कम से कम 10 मिनट भी देखो। क्योंकि क्या होता है, जैसे आज आपने हिंदी पढ़ा, 2 दिन बाद फिर से आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि रिवाइज आपने नहीं किया और आप वो भूल गए। तो वो भूलने वाले चांस को क्यों आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, बताओ, हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो बेस्ट होगा आपके लिए कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। क्या करो? कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, ठीक है। मेंटेन करना है अच्छे से, और हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करो, ठीक है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छे से पढ़ लोगे। रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवाइज़ बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आज की डेट में बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स हैं जो रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और है ना, ये मान के चलते हैं भैया कि कैसे हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। और जब वो एग्ज़ाम दे के भी आते हैं ना, तो उनको लगता रहता है भैया कि मेरे को रिवाइज़ कर लेना था। हमको भी, आपको भी लगा होगा, हमें भी लगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिवीजन करते रहो, क्योंकि जॉब लगाने वाले चांसेस पे वैसे हमारे काफ़ी दिन के बाद हमारे पास जो ये जॉब्स आने वाले हैं, अभी जो गवर्नमेंट निकालेगा, आरक्षण का सारा चीज़ क्लियर होगा, तब तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना। बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ई कॉमर्स क्या है? कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना और बेचना, वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना और बेचना, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस बेचना। देखो यहाँ पर आंसर नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन आपको तो समझ में आएगा, डी इसका आंसर है। तब भी एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। ई कॉमर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद एवं सर्विस को खरीदा एवं बेचा जाता है। ई कॉमर्स के प्रयोग द्वारा कोई संस्था या संगठन ऑर्गेनाइजेशन न्यूनतम पूंजी मिनिमम फंड के निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद प्रोडक्ट का विस्तार कर सकता है। ई कॉमर्स के निम्न उदाहरण ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन ऑक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन सा है? डी हमारा आंसर होगा। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना और बेचना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अबैकस का उपयोग किया जाता है व्यापारिक गणनाओं में, जोड़ में, घटाना में और सभी में। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। अबैकस का उपयोग व्यापारिक गणनाओं में, जोड़ में, घटाना में इत्यादि में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक चिप, पिन, डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये देखना है। केवल एक या दोनों उत्तर। ये उत्तर ऐसा बीच में आ गया, उत्तर भी आ गया है, चलो कॉपी पेस्ट में हो गया होगा। उत्तर ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो भीम BHIM ये नया है, आप भी यूज़ करते होगे BHIM, भारत इंटरफेस ऑफ मनी। ठीक है, एक UPI आधारित भुगतान इंटरफेस है जो एकल पहचान जैसे मोबाइल नंबर या नाम के प्रयोग द्वारा रियल टाइम में धन का हस्तांतरण संभव बनाता है। भीम ऐप के प्रमाणीकरण, ऑथराइजेशन या सत्यापन के 3 स्तर, 3 स्तर हैं, 3 लेयर्स हैं। पहला स्तर डिवाइस ID तथा मोबाइल नंबर, दूसरा स्तर वह बैंक अकाउंट जिसे प्रयुक्त यूज़र भीम ऐप से लिंक करता है, जबकि अंतिम स्तर के रूप में UPI पिन जो किसी लेन देन को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत चिप, पिन, डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण, ऑथराइजेशन के केवल 2 घटक हैं, अतः कथन 2 असत्य है। अच्छा, कथन 2 असत्य है। 1 मिनट, इसका कंफर्म करते हैं। छोड़िए, यहाँ पर एक्चुअली एक टाइपिंग एरर है ना, इसके बीच में एक और मतलब क्वेश्चन के बीच में ये जो है ना, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट होगा, उसको अगले वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, सौरभ दिवांगन।